वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए थर्ड सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से आज आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम की समरी यानी ऑल इन वन क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट योर समरी। तो पोइम का नाम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये थोड़ी लंबी है पोइम, जैसा कि आपने जब हमने टेक्स्ट पढ़ा था तब आपने नोट किया होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। टॉम्स ग्रे इसका नाम था पोइट का। ये ग्रे का जी बड़ा आएगा। ये आपकी समरी में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो मौजूद होगी उसमें सही कर दिया जाएगा। टॉम्स ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड ये पोइम का नाम इज़ द मोस्ट फेमस एलिजी इन इंग्लिश लैंग्वेज। यह अंग्रेजी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण एलिजी है। एलिजी बोलते हैं शोक गीत को। इट डील्स विद द फॉलोइंग आइडियाज़। यह निम्नलिखित आइडियाज से संबंधित है, उससे संबंध रखती है। पहला है यूनिवर्सल थीम ऑफ डेथ एज ए ग्रेट लेवलर। यह एक सार्वभौमिक आइडिया मृत्यु का एक ग्रेट लेवलर के रूप में जो हर चीज़ को लेवल कर देती है। सेकंड है रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ, और मौत के बाद किस तरह की रिमेम्बरेंस होती है, मौत के बाद हम कितना किसी को याद रखते हैं। नंबर 3 फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड, और मानवीय अहंकार की, मानवीय गर्व की फ्यूटिलिटी, उसकी निरर्थकता कि इंसान व्यर्थ में ही अहंकार करता है कि ये मेरा है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उसकी फेम, उसकी ग्लोरी, उसकी ब्यूटी कुछ भी उसका काम नहीं आता। और नंबर 5 है ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सिंपल लाइफ ऑफ द अननोन विलेजर्स। अननोन विलेजर यानी जो विलेजर्स अननोन थे उनकी ग्लोरिफिकेशन की गई है, उसका महिमा का गान किया है ऑथर ने। द पोइम बिगिंस इन ए चर्च यार्ड विद ए नरेटर। पोइम जब स्टार्ट होती है चर्चयार्ड में स्टार्ट होती है। इसमें एक नरेटर है, नरेटर होता है बताने वाला। ही गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रूरल लैंडस्केप इन द इवनिंग। यह हमें डिस्क्रिप्शन देता है, ऐसा डिस्क्राइब करता है कि एक रूरल, एक देहाती लैंडस्केप है, देहाती एरिया है, शाम का समय है। देयर इज़ ग्लिमरिंग लैंडस्केप, और लैंडस्केप में जो लाइट है वो टिमटिमा रही है, मीन्स जिस तरह शाम के समय होता है। द कैटल आर रिटर्निंग होम, कैटल जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो अपने घरों को लौट रहे हैं। देयर इज़ नो साउंड एक्सेप्ट द हमिंग बीटल। अब जो बीटल है, जुगनू है, भंवरा है, उसकी हमिंग साउंड, एंड शीप की बेल्स जो घंटियां बजती हैं, उसके अलावा और कोई साउंड नहीं। ये SHEEP आगे एपोस्ट्रोफी S लगा हुआ डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट, उसके बाद द नरेटर गिव्स अस ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द चर्च यार्ड। उसके बाद जो नरेटर है वर्णन करता है, वो हमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है अबाउट द चर्च यार्ड, उस चर्च यार्ड के बारे में। वेयर, जहाँ रूड फॉर फादर्स, रूड का मतलब यहाँ अनपढ़ गंवार टाइप, रूड का मतलब रूखे नहीं कहेंगे, अनपढ़। फोर फादर्स, उनके जो पूर्वज हैं वो, ऑफ द विलेजर्स लाई बरीड, वो वहाँ दबे पड़े हैं, उनके बारे में जिक्र करता है। दे विल नो लॉन्गर बी अवेकन, अब वो नहीं जागेंगे। बाय द मॉर्निंग ब्रीज, सुबह सुबह की ताज़ी हवा से, और बाय द साउंड ऑफ द बर्ड्स, या पक्षियों के चहचहाने से अब वो नहीं जागेंगे। देयर वाइव्स, उनकी पत्नियां, एंड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, डू नॉट वेट फॉर देम, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां अब इंतज़ार नहीं करते। यानी जिस तरह हमने लास्ट टाइम हमने किया था जब हमने पोइम पढ़ी थी कि मान लो पिता जब काम करके आता है तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के भागते हैं पापा पापा कहते हुए, और वाइव्स होती हैं, जो है हेड्स ऑफ द फैमिली होती है, उनकी वो मतलब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जिस तरह पानी गर्म करना एट्सेट्रा। जिस तरह शाम को यदि कोई खेत से आता है खाना वाना वगैरह बनाना, तो उस सीन का ऑथर जिक्र कर रहा है, कवि जिक्र कर रहा है कि देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन डोंट वेट फॉर देम। द पोइट प्रेजेस द विलेजर्स, कवि जो है वो प्रशंसा करता है विलेजर्स, गांव वालों की, हम्बल, बिल्कुल सिंपल लाइफ, एंड अचीवमेंट, और उनकी उपलब्धियों की। दे वर स्ट्रॉन्ग फेलो, वो बड़े मजबूत लोग थे। दे यूज्ड प्लो, उन्होंने अपने हल,
एक्स कुल्हाड़ी एंड सिकल द्रांतियाँ वेरी एफिशिएंटली, बड़े एफिशिएंटली, बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने यूज किया फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, अपनी फसलों की जुताई के लिए और उनकी हार्वेस्टिंग, फसल को काटने के लिए, मतलब अपने जो उनके औजार थे उनको बड़ी एफिशिएंट, बड़ी कुशलता से, बड़े कौशल के साथ यूज करते थे। एम्बिशियस पीपल, और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, शुड नॉट मॉक देयर यूजफुल वर्क, उनका जो यूजफुल जो काम था, उनके यानी जो हार्ड वर्क जो उनके, उनका मॉक, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर सिंपल एवरीडे जॉयज, और उनके सिंपल सीधे साधे जो उनके मनोरंजन के साधन थे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हिस्ट्री ऑफ द पुअर पीपल, या गरीब लोगों की जो सिंपल सा इतिहास है उनका उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द लाइफ ऑफ द हम्बल रूरल फॉक, फॉक बोलते हैं उन लोगों को कि ये जो गांव के जो ग्रामीण जो लोग थे, फॉक ग्रामीण, ग्रामीण जो लोग हैं उनको फॉक बोलते हैं, कि जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी जो इनकी जो सिंपल सी जो लाइफ थी, उनका हैज़ इज़ ओन वैल्यू, उनकी खुद की अपनी वैल्यू होती है, उनकी डिग्निटी होती है, उनकी अपनी यूज़फुलनेस, उनकी अलग महत्ता होती है, उनकी उपयोगिता होती है, उनकी अपनी डिग्निटी है। तो उनका किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ये तो बिल्कुल सीधे साधे लोग थे और उनके होमली जॉयज थे, बिल्कुल सीधे साधे मनोरंजन के साधन थे, सीधे जैसे मतलब सिंपल साधन मिले मनोरंजन करने का वैसे मनोरंजन किया, सिंपल उन्होंने लाइफ बिताई, और कहते क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा एम्बिशियस लोगों को, अमीर लोग जो हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि आप इसका मजाक मत उड़ाना। दी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है अज्ञात, ग्रेव्स इन द कंट्री चर्चयार्ड, जो कंट्री चर्चयार्ड है, कंट्री की जो कब्रिस्तान है, मेक द पोइट थिंक अबाउट डेथ, जब वो देखता है कितनी कब्रें पड़ी हैं, अज्ञात हैं, पता नहीं किस किस की हैं, तो मौत के बारे में सोचता है। डेथ इज़ द इनेविटेबल एंड ऑफ लाइफ, और मृत्यु जो है वो जिंदगी का अवश्यंभावी अंत है। इनेविटेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। इट इज़ ए ग्रेट लेवलर, यह एक बहुत महान लेवलर है, मतलब हर चीज़ को समतल कर देता। अमीर है, गरीब है, प्रसिद्धि है, फेम है, ब्यूटी है, ग्रेंजर है, वेल्थ है, पावर है, कुछ भी है, हर चीज़ को। द पावरफुल, अमीर लोगों को, द वेल्दी, पावरफुल ताकतवर लोग, वेल्दी अमीर लोग, प्राउड अहंकारी लोग, एंड द ग्रेट मैन महान लोग, मस्ट वन डे डाई, सबको एक दिन मर जाना है। ऑल द एट्रीब्यूट्स, सभी वो गुण, सभी वो एडवांटेजेस ऑफ ब्यूटी एंड वेल्थ, और जो हमें सुंदरता से और हमें जो पैसे से जो भी प्रसिद्धियाँ मिलती हैं, नेम फेम मिलता है, विल आल्सो हैव, जो उनका प्रसिद्धि का, वेल्थ का, ताकत का, ब्यूटी का, जो भी एट्रीब्यूट्स, जो भी उनके गुण, जो भी वर्च्यूज, जो उनके जो भी 7 चीज़ें में मिलती हैं, जो भी हैं, विल आल्सो पेरिश, वो भी पेरिश हो जाएंगी, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगी। ऑल द पाथ्स ऑफ ग्लोरियस लाइफ, और जो ग्लोरियस लाइफ, आभापूर्ण जो जिंदगी है, इनका रास्ता अल्टीमेटली लीड टू दी ग्रेव, वो कब्रिस्तान में जाता है। अमीर है चाहे गरीब है, सुंदर है, कुरूप है, कैसा ही है चाहिए, सभी को मौत के रास्ते से, कब्र के रास्ते से जाना होगा। मैन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्राइड, और वो इंसान जो अपने आप को ऊंची कुल का कहते हैं, उनका अहंकार, यानी कुल का अहंकार करने वाले, पॉलिटिकल पावर, और जिनकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, वेल्थ है, शुड नॉट रिडिक्यूल, उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द पुअर फॉर नॉट हैविंग स्प्लेंडेड मेमोरियल फॉर द डेड, उन्होंने गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए या उनके लिए स्प्लेंडेड, बहुत शानदार मेमोरियल, स्मारक खड़े नहीं किए। द अर्न्स, अस्थि कलश, इंस्क्राइब्ड, अंकित किया हुआ, विद द हिस्ट्री ऑफ द डेड मैन, ऑफ ट्री ऑफ द डेड, यदि कि मृत, यदि जब को मरा हुआ इंसान होता है और उसकी याद में अस्थि कलश बनाते हैं, जिस तरह अपने होता है ना, जिसमें फूल लेके जाते हैं हरिद्वार वगैरह, या पंजाबी में फुल कह देते हैं, वो छोटा सा घड़ा होता है ना, इतना छोटा सा, उसको अर्न बोला है, वो उसको अस्थि कलश बोलते हैं हिंदी में। तो यदि उस अस्थि कलश पर बहुत सारी कहानियाँ बना दें, एंड द लाइफ लाइक, ये और संजीव बिल्कुल दिखने वाले बस्ट, बुत खड़े कर दें, कैन नॉट ब्रिंग बैक टू द डेड, कैन नॉट ब्रिंग लाइफ बैक टू द डेड, क्या उससे उस मरे हुए में जान वापिस आ जाएगी? नहीं आती, फिर क्या फ़ायदा भाई। वर्ड्स ऑफ फ्लैटरी, और चापलूसी में कहे गए शब्द, विल हैव नो इफेक्ट ऑन द कोल्ड ईयर्स ऑफ डेथ,
वो मृत्यु के ठंडे पड़े हुए रूखे कानों पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी मृत्यु उनको बख्शती नहीं है। ये नहीं है कि उनकी जान वापस आ जाएगी। इसलिए कवि इसके द्वारा ये बताना चाहता है कि जिनकी याद में बहुत बड़े बुत खड़े कर रखे हैं, स्मारक खड़े कर रखे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। सबको मौत के रास्ते से गुजरना होगा। डेथ इज ए ग्रेट लेवलर। तो ये बातें कहना चाहता है। द रस्टिक्स हु लाई बरीड इन द कंट्री चर्चयार्ड माइट हैव हैड ग्रेट इनेट टैलेंट्स। और जो रस्टिक्स मतलब गवार को बोलते हैं वैसे, यहाँ मतलब ग्रामीण लोग जो लाई ब्रीड जो दबे पड़े हैं इन द कंट्री चर्चयार्ड, इस ग्रामीण जो कब्रिस्तान है, माइट हैव हैड उनमें हो सकता है ग्रेट इनेट टैलेंट हो, उनमें अंदरूनी इनर टैलेंट बहुत महान रहा होगा, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट दे डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, उनको मौका ही नहीं मिला, अवसर नहीं मिला टू डेवलप देयर पावर्स, कि अपनी टैलेंट को, अपनी पावर को वो डेवलप कर सके। देयरफॉर इसलिए दे रिमेन्ड अननोन, वो अज्ञात रहे सदा। दे आर लाइक ब्राइट जेम्स, वो उन चमकीले रत्नों की तरह हैं, विच लाई अननोटिस्ड इन द डार्क केव्स ऑफ द सी, जो समुद्र की काली का मतलब यहाँ गहरी कंदराओं में पता नहीं कितने हीरे मोती दबे पड़े हैं। उसी तरह ये लोग थे। जिस तरह हीरे मोतियों को कोई देखता नहीं, उसी तरह ये जो ग्रामीण हीरे मोती थे, इनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और किसी ने नहीं देखा। दे आर आल्सो कंपेयर टू द डेजर्ट फ्लावर, और इन ग्रामीणों की तुलना उन रेगिस्तान के फूलों की तरह है, विच ब्लूजम जो खिलते हैं, एंड वेस्ट देयर फ्रेग्रेंस अननोटिस्ड, और इनकी जो फ्रेग्रेंस है, उनकी सुगंधी जो है किसी को बिना देखे ही, मतलब कोई उनको नोट ही नहीं करता और उनकी सुगंधी खत्म हो जाती है। इफ़ दे गोट एन अपॉर्चुनिटी, यदि इन लोगों को मौका मिलता, दे वुड हैव बिकम एज फेमस एज ओलिवर क्रॉमवेल, हैम्पडन और बिल्टन। ये अलग अलग हिस्टोरिकल फिगर्स हुए हैं, जैसा हमने पोइम में डिस्कस किया था। तो इन लोगों की तरह ये भी मशहूर हो जाते, कोई कवि के रूप में मशहूर है, कोई एक आपके प्रशासक के रूप में था, कोई हिस्टोरियन था। इस तरह अलग अलग ये हिस्टोरिकल फिगर हैं। कहता इनकी तरह ये भी मशहूर हो जाते। द हम्बल सर्कमस्टांसेस ऑफ विलेजर्स, अब विलेजर इन ग्रामीणों की जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात थे, वो बड़े हम्बल थे, निम्न दर्जे के थे। हैव आल्सो सम एडवांटेजेस, परंतु उनका फ़ायदा भी था। दे प्रिवेंटेड देम फ्रॉम कमिटिंग सेवेज क्राइम, अब उन्होंने जघन्य अपराध नहीं किए। यदि उनको, इनका फ़ायदा क्या था, यदि उनके सर्कमस्टांसेस यदि सिंपल थे ना, तो सिंपल ज़िंदगी जी, उन्होंने बहुत बड़े क्राइम नहीं किए। दे डिड नॉट शेड द ब्लड ऑफ अदर्स टू कम टू पावर, जिस राजा महाराजा के होते हैं, वो अपने परिवार वालों का कत्ल करके और फिर क्राउन उनको ताज मिलता है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खून नहीं बहाया। दे आर नॉट सिंकोफेंट्स टू लीड ए लग्जूरियस लाइफ, वो ऐसे चापलूस नहीं थे कि किसी की चापलूसी करते रहे और ताकि हम एक ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी बिता सकें, तो ये चापलूस नहीं थे। दे स्पेंट देयर लाइफ क्वाइटली, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से बिताया। दे लिव्ड फार फ्रॉम द इग्नोबल स्ट्रगल ऑफ रेस्टलेस क्राउड, जिस तरह रेस्टलेस क्राउड, बेचैन क्राउड होती है कि लोग दे तरह की पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। इग्नोबल स्ट्रगल, बड़ा अनैतिक एक स्ट्रगल है, बड़ा बैड स्ट्रगल है, उसमें उलझे पड़े हैं कि उसका गला काट दिया, पैसा कमा लिया, उसमें लगे रहते हैं। इनको बोलते हैं इग्नोबल स्ट्रगल ऑफ रेस्टलेस क्राउड की क्राउड बेचैन हो रही है पैसा कमाने के लिए लोग, तो वो उन्होंने इनसे अपनी ज़िंदगी बड़ी दूर बिताई थी डियर स्टूडेंट्स। हाउएवर, फिर भी सम फ्रेल मोमेंट्स, फिर होता है नाजुक मॉन्यूमेंट्स, कुछ नाजुक टूटे फूटे से स्मारक बनाए गए हैं, हैव बीन इरेक्टेड, वो खड़े किए गए हैं, ओवर देयर ग्रेव्स, उनकी कब्रों के ऊपर। मैनी वर्सेस, कई तरह की कविताएं फ्रॉम द बाइबल हैव आल्सो बीन इंस्क्राइब्ड, अंकित की गई है, ऑन देयर टूम, उनकी जो टूम है, उनकी जो कब्र है, उन पर कहता है कुछ बाइबल की कुछ लाइनें, कुछ कविताएं अंकित की गई। जिस तरह अपने कर देते हैं ना, कबीरा कबीर कबीर साहब के बारे में, इस तरह की लाइनें आपने कब्रिस्तान वगैरह में देखी होगी। तो दीज वर्सेस टीच द विलेजर्स, और ये जो कविताएं होती हैं, ये जो दोहे होते हैं, ये हमें याद दिलाते हैं उन ग्रामीण लोगों को कि लिव ए मॉरल लाइफ, कि आप नैतिकता भरी ज़िंदगी बिताइए, एंड मीट डेथ इन पीस, और मृत्यु को बड़ी शांति से गले लगाइए, सबकी मौत आनी है। इस तरह ये कविता चलती है और लास्ट में फिर कवि अपनी मौत के बारे में सोचता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोइम, एंड की कविता के
आखिर में द पोइट एनविसेज, वो कल्पना करता है इज ओवन डेथ, अपनी मृत्यु के बारे में कल्पना करता है। ही कंपोजिज एन इपिटाफ, इपिटाफ बोलते हैं जो इंसान की जो कब्र होती है उस पर जो लेख लिखा होता है, मृत्यु लेख कह लो, उसको बोलते हैं। टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन हिज टूम, उसकी कब्र पर वो अंकित किया जाना है, उसके बारे में कल्पना करता है। द इपिटाफ जो मृत्यु लेख है वो गिव्स एन ऑथेंटिक अकाउंट, वो एक ऑथेंटिक ओरिजिनल अकाउंट यानी वर्णन प्रस्तुत करता है ऑफ हिज, उसके करेक्टर के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में और उसकी टेम्परामेंट के बारे में। डियर स्टूडेंट, सिंपल आ जाती है आपकी, समरी आ जाती है, तो ये आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये जहाँ सतपाल वर्मा लिखा हुआ, मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा है, बड़ी सिंपल भाषा में पोइम प्रस्तुत की गई है आपके सामने। और यदि क्वेश्चन आ जाता है एलिजी के बारे में तो आपने कौन सा लिखना है, वो 1 मिनट, इसको मैं सेट कर देता हूँ। यस, यदि आपका क्वेश्चन एलजी का आता है तो ये लिखना है, द अबो डिस्कशन शोज दैट, ऊपर की बहस दर्शाती है, दैट द पोइम इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलजी, कि कविता जो है बहुत ही शानदार उदाहरण है, बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है एलजी का। अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर एलजी, जो दूसरी तरह की एलजीज हैं उनके विपरीत, इट पेज ए रिच ट्रिब्यूट टू द जनरेशन ऑफ हम्बल एंड अननोन विलेजर, हम्बल और अननोन जो विलेजर्स, हम्बल मतलब विनित विनम्र, और जो विलेजर्स हैं वो अननोन हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों को एक ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ही ग्लोरीफाइज द सिंपल एंड अननोन लाइफ ऑफ द विलेजर्स, और ग्रामीण लोगों की सिंपल और सीधी सादी सी जिंदगी को कवि ने उसकी महिमा गाई है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक रहेगा यदि आपका एलजी पर आ जाता है, विलेजर्स पर खत्म, सतपाल वर्मा से लेकर ये वाला पूरा क्वेश्चन करना है। यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है डेथ एज ए ग्रेट लेवलर, तो ये लाइनें काट देनी है और सतपाल वर्मा के बाद सीधा इधर आ जाना है। द अबो डिस्कशन क्लियरली शोज, ऊपर की बहस पूर्णतया मतलब स्पष्ट तौर पर यह दर्शाती है, दैट डेथ इज ए ग्रेट हिलर, कि मृत्यु एक बहुत बड़ी समतल करने वाली चीज़ है। ह्यूमन प्राइड इज फ्यूटाइल बिफोर इट, फ्यूटाइल का मतलब होता है स्टूडेंट व्यर्थ, ह्यूमन प्राइड मानवीय अहंकार इसके सामने व्यर्थ है, उसका कोई मोल नहीं है। और आगे यदि क्वेश्चन आ जाता है एक रिच ट्रिब्यूट के बारे में कि उनको कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है, तो ये लाइन लिखनी है और इस सतपाल वर्मा के बाद सीधे ये लिखेंगे, दस द पोइट हैज़ पेड ए रिच ट्रिब्यूट टू द हम्बल एंड अननोन विलेजर्स, इसलिए कवि ने अननोन और हम्बल विनम्र विलेजर्स को, ग्रामीणों को एक बहुत ही रिच ट्रिब्यूट, बहुत ही सुंदर ट्रिब्यूट प्रस्तुत किया है। तो ये आपकी सिंपल सी पोइम है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी आपको बड़ी ज़रूर लगेगी समझता हूँ मैं, परंतु सभी क्वेश्चंस को कवर करने के लिए ये ज़रूरी था। हो सकता है कहीं आपको इससे छोटी पोइम भी मिल जाए, परंतु उसका नुकसान ये होगा कि ये सभी क्वेश्चंस को कवर नहीं करेगी। तो अच्छे से आपने याद कर लेना है, सिंपल भाषा है इसलिए हर वर्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो देखें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका बेनिफिट हो और इस पोइम को आप याद कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट।